हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, यानी ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड और कीटोन कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे और कौन कौन से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, है ना। पहले नंबर की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरे नंबर की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, तीसरे नंबर की हमने पढ़ी थी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वहां हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे। और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, अब देखो, सबसे पहले बात कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड और कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, और जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़े होंगे उनमें क्या होता है कि दे गिव, क्या करते हैं बच्चों, ये दे गिव नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देते हैं, इस वाली टाइप की ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और क्या होता है बच्चों, जो भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, चाहे आप एल्डिहाइड लो या चाहे कीटोन लो, है ना, दोनों के दोनों क्या करेंगे, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यानी ऑक्सीडाइज होंगे, क्या बनाएंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और रिडक्शन होके क्या बनाएंगे? अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। तो आज हमारा पूरा के पूरा फोकस रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। क्लियर हो गया कि भाई ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनने वाले। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब फोकस करते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो माइल्ड है, यानी थोड़ा सा कमजोर है, और एक वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। क्लियर? ठीक है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई बार आता है, इनका जिक्र अल्कोहल में भी आया था। ठीक है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा होगा, देखो K2Cr2O7 और इसके साथ है सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है KMnO4, आपने पढ़ा होगा KMnO4, और या तो ये एसिडिक मीडियम में या तो ये एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 मैंने लिखा है। और तीसरा बच्चों हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये तीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, KMnO4 प्लस H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर हो गया? अब माइल्ड की बात करेंगे। देखो माइल्ड हमारे पास तीन मेन है। एक है बच्चों टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, इसका फॉर्मूला भी मैं बताने वाला हूं, बस याद रखें टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा हमारे पास है फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और तीसरा हमारे पास है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो ये तीन रिएजेंट हो गए, ये तीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तीनों के तीनों यानी बोल सकते हैं हम कि माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन इनको कार्बोनिल कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब इनमें एक विशेष या मेन डिफरेंस है। देखिए बच्चों क्या डिफरेंस है ना, जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर हो गया? इनके रास्ते में चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, इनके साथ रिएक्शन करके ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको कार्बोक्सिलिक
एसिड में। लेकिन बच्चों एक विशेष ध्यान रखना, जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये केवल एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट कर पाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। दे डू नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन। बस ये ध्यान रखना है ना, यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर पाएंगे, टॉलेंस हो चाहे फैलिंग हो चाहे बेनेडिक्ट हो, लेकिन एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि आपको अगर एक एल्डिहाइड दे रखा हो और एक कीटोनिक कंपाउंड दे रखा हो, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक हमारे पास फ्रक्टोज है और एक है ग्लूकोज। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो दोनों को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को तो कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोनिक कंपाउंड को वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना है ये जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिस्टिंग्विश करने के काम आते हैं। क्लियर? और स्ट्रॉन्ग वाले कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब कई बार पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, लेकिन माइल्ड केवल एल्डिहाइड को कर रहा है और कीटोन को नहीं कर पा रहा। तो देखो बच्चों, मैंने यहां पे लिखा है एक एल्डिहाइड और यहां पे मैंने लिखा है एक कीटोन, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं मिटा दूं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो क्लियर हो गया कौन से हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन से माइल्ड है। ठीक है, तो मैं ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, है ना, यहां पे मैंने लिखा है CH3C डबल बॉन्ड OH और यहां पे मैंने लिखा है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, RCOOH। ठीक है, और इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, RCOOH। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बच्चों ये वाला बॉन्ड यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन। तो जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, एक ये वाला 2 कार्बन का और एक बनेगा 1 कार्बन का। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं CH3COOH प्लस HCOOH। देखिए, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बच्चों एल्डिहाइड के केस में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको CH3 लिखते हैं ना, हाँ, जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये विशेष डिफरेंस है कीटोन के ऑक्सीडेशन में और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में। ठीक है, अब देखो, तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें केवल 1 ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो रहा है, और यहां पर हमें किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होती है। इसीलिए जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात करते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो जाता है, क्योंकि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी है वो इसके मुकाबले, कार्बन कार्बन के मुकाबले कम होता है। इसीलिए ये बॉन्ड इजीली रप्चर हो जाता है, और जब इजीली रप्चर हो जाएगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यानी इजीली रप्चर कौन करेगा, माइल्ड वाले। तो बच्चों माइल्ड, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इस
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रप्चर करके उसको ब्रेक डाउन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहां जो है माइल्ड को जो है ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी और उनके पास ताकत है नहीं, इसीलिए जो है इस केस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो कॉन्सेप्ट ही है कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बस यही है कि कभी भी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों में हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो अब आगे देखते हैं। हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ए पॉइंट, यहीं पर मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं। अब हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना, इस पे हम फोकस रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। और हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था बच्चों, उसका नाम था टॉलेंस रिएजेंट, TOLLEN' और टॉलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो बच्चों टॉलेंस रिएजेंट होता है, देखो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। क्लियर हो गया? तो हमने पढ़ा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज टॉलेंस रिएजेंट। अब बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है AgNH3 का 2, और बच्चों इधर होता है 1 प्लस और इधर होता है 1 माइनस। तो ये पूरा के पूरा हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया, टॉलेंस रिएजेंट का। तो सिल्वर भी है और अमोनियम से कहा या अमोनियम में, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये पूरा के पूरा मिक्सचर है। अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो दो चीजें तो पहले आपको याद रखनी है, फॉर्मूला और उसका नाम। अब देखो हमने लिया यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें अमोनिया चाहिए, और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, और यहां पर मैंने इसको दे दिया 4 मॉलिक्यूल। चलो मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल हमने रखा, 4 मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल लेंगे ना बैलेंस करने के लिए। तो पहले हमें मिला, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिखा और सिल्वर नाइट्रेट लिखा। ठीक है बच्चों, तो पहले मुझे मिला Ag2O सिल्वर ऑक्साइड प्लस NH4NO3 का होल ट्वाइस, NO3 है ना बच्चों, सॉरी NO3 प्लस कितने हाइड्रोजन बटे 1 O बच्चा, तो यहां पर आएगा H2O। तो पहले मुझे मिला सिल्वर ऑक्साइड और बच्चों इसका कलर होता है ग्रे PPT, है ना। अभी मुझे ये बनाना है। उसके बाद देखो सिल्वर ऑक्साइड अब दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और हमें मिल जाएगा AgNH3 का 2 और यहां आगे 2। ठीक है बच्चों, और यहां पर आएगा प्लस और एक आ जाएगा OH माइनस। तो ये हमें मिल गया अब टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस। और बच्चों क्या बचा, अब 4 हो गए और यहां पे बचने वाला है हमारे पास 3H2O। बैलेंस कर सकते हैं हम, ठीक है 3H2O। तो क्लियर हो गया। तो ये हमें क्या मिला, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, 5 4 1 5 सही है, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम टॉलेंस रिएजेंट को बनाते हैं। तो पूरा कंबाइन करके हमने क्या लिखा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रिएजेंट आपको याद रखना है। तो क्लियर हो गया हमारे पास कि किस तरह से हमने टॉलेंस रिएजेंट बनाया है। चलो अब बात करेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट जो है किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करता है,
ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैंने लिखा RCHO प्लस टॉलेंस रेजेंट हमारे पास क्या था, AgNH3 का होल ट्वाइस और आगे से 2 और यहां प्लस, और बच्चों मैंने यहां लिया है 3OH माइनस। ठीक है, अब देखो, चलो तो अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मैंने केवल इतना लिखा है RCOO माइनस। ठीक है, अब देखो RCOO माइनस प्लस और क्या बचा, तो जो सिल्वर टॉलेंस रेजेंट में जो सिल्वर था वो बच्चों जो है सिल्वर का पीपीटी बन जाता है। देखो सिल्वर जो है पीपीटी की फॉर्म में आ गया, प्रेसिपिटेट नीचे आ गया सिल्वर पीपीटी, और अब आपके पास क्या बचा 4H2O, यहां पे बचा 2NH3 है ना, 2 4 4NH3 प्लस 2H2O है ना, 2H2O, ये पूरा के पूरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब देखिए ये तो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, अभी आपको बताया था ये पूरा के पूरा टूट के किस में आ गया, सिल्वर मिरर में आ गया। ठीक है, और ये NH3 होगा, ये 2H2, ये हमने बैलेंस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए बच्चों जब सिल्वर हमारे पास सिल्वर क्या नाम था इसका, टॉलेंस रेजेंट था ना, टॉलेंस रेजेंट था, तो जब टॉलेंस रेजेंट किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सिल्वर का पीपीटी बनाता है। और ये जो सिल्वर पीपीटी है ना, ये जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है उसकी इनर वॉल पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डिपॉजिटेड ऑन इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, जो आपने टेस्ट ट्यूब। और बच्चों सिल्वर जब डिपॉजिट हो जाता है तो वो एकदम शाइन करने लगता है, सिल्वर क्या करता है, चमकता है ना, पूरा शाइन करने लगता है। तो पहले तो सॉल्यूशन में था तो सिल्वर के फॉर्म में नहीं था, तो सब कुछ क्लियर सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही उसने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया उसका पीपीटी बना और अंदर की वॉल पे, किसकी, टेस्ट ट्यूब की अंदर की वॉल पे वो डिपॉजिट होने लगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब क्या लगेंगे, शाइन करने लगी। तो बच्चों इस टेस्ट को हम जो है टॉलेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर टेस्ट ट्यूब शाइन करने लगी इसका मतलब जो हमने रिएजेंट लिया था वो एल्डिहाइड था, और अगर टेस्ट ट्यूब शाइन नहीं करेगी और 2AgPT नहीं बनेगा तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था। तो ये एक डिटेक्शन का मेथड है, आपको क्लियरली दिखता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर की लाइनिंग आ गई है और वो शाइन करने लगा है। तो बच्चों ये जो टेस्ट है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, पता लगता है इसमें, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि हमें साफ साफ चीजें होती हुई दिखती है कि कैसे सिल्वर का कोटिंग लग रहा है अंदर की तरफ। तो क्लियर हो गया। तो कई बार आपको करना है बच्चों कि क्या बनता है इसमें, कई बार पूछा जाता है कि बनता क्या है, तो सिल्वर जो है पीपीटी के फॉर्म में आता है और शाइन करने लगता है, और इसको हम जो है सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, ठीक है। कई बार ये जो रिएक्शन है वो इस फॉर्म में भी दी होती है, देखिए RCHO है ना, और हमने यहां पर इसको ऐड किया Ag2O, ठीक है बच्चों, और क्या हुआ, ये O इधर आ गया तो RCOOH प्लस 2Ag सिल्वर मिरर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्ट हो वैसा लिखता है, लेकिन जो पहले वाली रिएक्शन मैंने बताई थी वो कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट, या हम इसको लिखेंगे टॉलेंस टेस्ट। क्लियर हो गया। तो अगर आपको टॉलेंस टेस्ट पे एक नोट लिखना है तो ये पूरा के पूरा आपको लिखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन, तो बच्चों जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। और दोनों को हम इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तब जाके हमें फाइनल फैलिंग सॉल्यूशन मिलता है। तो बच्चों जो फैलिंग सॉल्यूशन ए है उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट,
और जो फैलिंग सॉल्यूशन बी है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट यानी टार्ट्रिक एसिड। और बच्चों इस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम कई बार जो बोलते हैं रॉचले सॉल्ट। तो कई बार आता भी है व्हाट इज रॉचले सॉल्ट। तो रॉचले सॉल्ट का मतलब होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इसको किसी एल्कली के साथ हम मिक्स करते हैं। तो क्लियर हो गया। कॉपर सल्फेट इज ए फैलिंग सोल्यूशन ए, और फैलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ऑल्सो कॉल्ड रॉचले सॉल्ट इन एल्कली सोल्यूशन। तो इन दोनों को हम इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, ये वाला फैलिंग सोल्यूशन। अब देखो बच्चों फैलिंग सोल्यूशन का कलर क्या होता है। तो इन दोनों का जो कलर होता है वो होता है डीप ब्लू, याद रहेगा डीप ब्लू, क्योंकि इसके पास क्या है कॉपर सल्फेट है, और हम सब लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट का कलर कैसे होता है ब्लू। लेकिन दोनों को मिलाने से कॉपर सल्फेट का इस पूरे सॉल्यूशन का यानी फैलिंग सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा डीप ब्लू। इसमें कई बार कलर भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो RCHO, ठीक है बच्चों, प्लस Cu2O, 2CuO ऐसा आता है। ठीक है 2CuO, और इधर देखिए है ना। तो जो फैलिंग सॉल्यूशन में है, जो फैलिंग सॉल्यूशन है ए और बी दोनों को हमने मिक्स किया और बनाया फैलिंग सॉल्यूशन। तो उसमें जो फैलिंग सॉल्यूशन है उसमें कॉपर इस फॉर्म में होता है। तो बच्चों इसमें जो कॉपर है वो क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका मतलब कॉपर किस फॉर्म में है क्यूप्रिक फॉर्म में है, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया। ठीक है, और जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड को तो कन्वर्ट कर देगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, और खुद रिड्यूस होके क्या बनाएगा Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कलर था वो तो था डीप ब्लू, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, लेकिन जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसका कलर होता है रेड एंड ब्राउन। तो रेड कलर का पीपीटी आपको यहां पे मिल जाएगा, वो भी Cu2O का। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जब हमने फैलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड में मिलाया तो फैलिंग सॉल्यूशन का डीप ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कलर चेंज होते हुए आपको दिखता है। तो कलर चेंज होते हुए दिख रहा है, अगर कलर चेंज हो गया तो कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड था, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं था। तो बच्चों यही पूछा जाता है इसमें कि फैलिंग सॉल्यूशन में कलर कौन कौन सा चेंज होता है। तो डीप ब्लू से कहां जाएगा वो रेड या ब्राउन, रेड ब्राउन जाएगा। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि कॉपर किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हुआ। तो बच्चों यहां पर कॉपर जो है +2 से N+1 की फॉर्म में चला गया। +2 जो है डीप ब्लू कलर और +1 जो है रेड कलर। ठीक है, याद रहेगा। चलो क्लियर हो गया। तो खुद का जो है रिडक्शन हुआ और दूसरे का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर। ठीक है, तो यही इसमें पूरे की पूरी तरह पूछा भी जाता है कौन सा कलर चेंज हुआ और कॉपर किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर तीसरा हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो था बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। तो बच्चों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में बिल्कुल फैलिंग सॉल्यूशन के जैसा है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। ठीक है, अब देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए इज आल्सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बिल्कुल फैलिंग सॉल्यूशन के जैसे। लेकिन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, इसका सॉल्ट होता है इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में और फैलिंग सॉल्यूशन में। ठीक है, देखो दोनों एक जैसे हैं। कौन से वाले ए वाले तो कॉपर सल्फेट यहां भी है, कॉपर सल्फेट यहां भी है। बी में बच्चों यहां पर है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यहां टार्ट्रेट सॉल्ट है।
जबकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में यह है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। बस यही ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि बेनेडिक्ट और फैलिंग सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, तो बस ये सिट्रेट बेनेडिक्ट में और टार्ट्रेट फैलिंग में। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो बच्चों जो रिएक्शन होती है वो सेम किसके जैसे होती है, फैलिंग सॉल्यूशन के जैसे होते हैं। यहां पर भी जो है जो डीप ब्लू कलर है वो रेड पीपीटी में कन्वर्ट होता है। यानी जो भी रिएक्शन होगी, जैसे हमने फैलिंग सॉल्यूशन में रिएक्शन की है वैसे ही रिएक्शन किस में होगी, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में होगी। तो डीप ब्लू कलर किस में चेंज होगा, रेड पीपीटी में। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो रिएक्शन विल बी सेम, है ना, विल बी सेम एज इन फैलिंग सॉल्यूशन। तो कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर है, यहां पर सिट्रेट में, और वहां पर क्या है, टार्ट्रेट। बस क्लियर हो गया। चलो, तो ये तीन जो रिएक्शन है ये हमें ऑब्जर्वेशन से पता लग जाती है। एक में कलर चेंज होता है और दूसरे में क्या चेंज हो रहा था, सिल्वर मिरर आ रहा था, यानी शाइनिंग करता हुआ सिल्वर हमें दिख रहा था। तो क्लियर हो गया। तो कई बार हमें कीटोन और एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना हो तो हम उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस एजेंट डालेंगे। तो अगर कलर चेंज हो गया तो एल्डिहाइड था, और कलर चेंज नहीं हुआ तो कीटोन ग्रुप था। क्लियर हो गया। चलो, अब एक और चीज, टॉलेंस रिएजेंट। तो बच्चों जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्शन देता है, यानी पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है। और हमारा जो फैलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो क्या करता है, देखो फैलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ओनली गिव्स रिएक्शन विद एलिफैटिक एल्डिहाइड बट नॉट गिव रिएक्शन विद एरोमेटिक एल्डिहाइड। बस ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जो हमारा फैलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, केवल किसके साथ देता है, एलिफैटिक के साथ। जबकि हमारा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, बोथ एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एरोमेटिक एल्डिहाइड में। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें हम तो देखो बेंजल्डिहाइड, इसके साथ फैलिंग रिएक्शन नहीं देगा, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप है। और इस तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमने बनाया फॉर्फ्यूरल, है ना, इसका नाम है बच्चों फॉर्फ्यूरल, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो ये दोनों ही जो है फैलिंग और बेनेडिक्ट के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। कुल मिला के आपको क्या देखना है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है अगर वो डायरेक्टली एरोमेटिक चेन से कनेक्ट होगा तो वो फैलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा। क्लियर हो गया। ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड लिखूं CH2CHO, तो इसमें क्या है, देखो CHO ग्रुप जो है एरोमेटिक चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसीलिए जो है ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट और फैलिंग टेस्ट देगा। क्लियर हो गया कि कौन देगा कौन नहीं देगा। कई बार स्ट्रक्चर से पूछ लेते हैं, कई बार डायरेक्ट नाम से पूछ लेते हैं। तो समझे बच्चों मेरी बात कि टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, फैलिंग टेस्ट क्या होता है, कौन कलर किस कलर में चेंज होता है, और कौन सी फॉर्म कॉपर की कौन सी फॉर्म में चेंज होती है, और सिल्वर की कौन सी फॉर्म में चेंज होगी। क्लियर हो गया। चलो, तो हमने ये पढ़ा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है। और यहां पर हम यूज करने वाले हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग, है ना, ये तो था। जो कीटोन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं। तो चलो हम यहां पे लिख देते हैं। देखो, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग करेंगे तो हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। तो
दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि जब हम कीटोन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ठीक है। एक जितने कार्बन यहां पर होंगे और दूसरे जितने कार्बन यहां पर होंगे। अब इसमें देखो ट्विस्ट क्या आता है, चलो करके देखते हैं एक बार पहले। तो मैंने सिंपल लिखा है CH3CO CH3 और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये यहां से भी टूट सकता है और यहां से भी टूट सकता है। तो बात एक ही है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन मतलब कीटोन के दोनों तरफ कार्बन एटम बराबर हैं। तो चाहे आप इसको यहां से ब्रेक डाउन करो चाहे यहां से ब्रेक डाउन करो, ठीक है, आपको दो ही टाइप के एसिड मिलेंगे। एक मिलेगा आपको दो कार्बन का एसिड और एक मिलेगा एक कार्बन का एसिड। क्लियर हो गया? हाँ, तो यहां से टूटेगा तो जितने कार्बन इस साइड आएंगे उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तो इस साइड कितने कार्बन आ रहे हैं, एक कार्बन, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड। और इस साइड कितने कार्बन आ रहे हैं, दो कार्बन, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ एसिडिक एसिड। क्लियर हो गया? हाँ, तो जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड इस साइड आएंगे ना, यानी बॉन्ड टूटने के इस साइड दाएं साइड, तो उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर कितने बचे, दो बचे, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर कीटोन के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बनता है, बना ना फॉर्मिक एसिड, तो बच्चों फॉर्मिक एसिड जो है एक अनस्टेबल एसिड है, वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। ये तभी बनाएगा जब फॉर्मिक एसिड होगा। एसिडिक एसिड जो है ये रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर देखोगे तो फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल है, बाकी सारे एसिड इसके ऊपर के स्टेबल हैं। तो फॉर्मिक एसिड अगर बना तो वो दोबारा से डिग्रेड होके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, एसिडिक एसिड H2O एंड CO2, नॉट फॉर्मिक एसिड। ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलो एक और, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अभी मैं सिमेट्रिकल कीटोन की बात कर रहा हूं। देखिए ये कीटोन है और इसके दो तरफ दो कार्बन, दो तरफ दो कार्बन, ठीक है। अगर आप यहां से ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, तो दो कार्बन राइट हैंड साइड और तीन कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, तो एक दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप यहां से भी ब्रेक डाउन करते हो तो बात एक ही है, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिमेट्रिकल कीटोन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है कि कितने कार्बन का बनेगा। कहीं से भी आप ब्रेक डाउन करो, राइट हैंड साइड जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी बचा लेफ्ट हैंड साइड जितने कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उतने। तो सपोज मैं यहां से इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो कितने कार्बन आए इस साइड, दो कार्बन, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ बच्चों, एसिडिक एसिड। और अब यहां कितने कार्बन आ गए, तीन, तो तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कितना होगा, CH3CH2COOH, यानी एक बना प्रोपेनोइक एसिड और एक बना एसिडिक एसिड। दोनों ही फॉर्मिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे यही होने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम सिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब दिक्कत आती है जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, यहां दिक्कत आने वाली है ना। तो देखिए कई बार JEE और नीट में पूछा भी जाता है ना। देखो तो हम यहां पर लिखेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन बच्चों, कीटोन जो कीटोन ग्रुप है उसको उसके दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफर करेगा। तो सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं CH3CO CH2CH3, है ना, यहां पे लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि मुझे क्लियरली आपको बताने में दिक्कत ना हो। CH2, तो इसका नाम है ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूटेनोन,
ठीक है बच्चों, अब देखो ये अनसिमेट्रिकल है, इस साइड 2 कार्बन, इस साइड 1 कार्बन, तो अब हम इसको जो है तोड़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, जब हम इसको देखो, इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन, वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हो गया, K2Cr2O7 जो। अब देखो वो जो एक तरीका ये कि ये यहां से टूटेगा, तो मैंने इसको A दे दिया, और दूसरे तरीका ये है कि ये यहां से टूटेगा, इसको मैंने B दे दिया। तो मैं दोनों रिएक्शन आप लोग को लिख देता हूं। अगर A वाले बॉन्ड से ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बनेगा, और अगर B वाले बॉन्ड से ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बनेगा। देखो, अगर A वाले बॉन्ड से ब्रेक डाउन होता है तो इस साइड कितने कार्बन आए, 2 कार्बन, और इस साइड कितने कार्बन गए, 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन के 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हुआ, COOH, एक ये हुआ और एक हुआ बच्चों COOH। इनको मैं 2 बार लिख सकता हूं, एक बार में, यानी एसिडिक एसिडिक एसिड और एसिडिक एसिड अगर A वाले बॉन्ड से ब्रेक डाउन होता है। क्लियर हो गया। अगर B वाले बॉन्ड से ब्रेक डाउन होता है तो बच्चों एक साइड आएगा 1 कार्बन और एक साइड चला जाएंगे 3 कार्बन। तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड एस, और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ बच्चों, COOH, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया। जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन को तोड़ते हैं तो आपको 2 यानी कुल मिला के 4 प्रोडक्ट मिलेंगे ना, 2 अलग टाइप के एसिड और 2 अलग टाइप के एसिड। क्लियर हो गया। अब कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो विच विल बी मेजर और विच विल बी माइनर विल बी डिसाइडेड बाय रूल। एक रूल है जिसको हम बोलते हैं पॉपएफ रूल। कौन सा रूल बोलते हैं बच्चों, पॉपएफ रूल। याद रखिए ना, पॉपएफ रूल से हम ये पता करेंगे कि कौन ज्यादा बनेंगे और कौन कम बनेंगे। तो बच्चों पॉपएफ रूल क्या बोलता है, देखिए पॉपएफ रूल बोलता है कि जब हम किसी अनसिमेट्रिकल कीटोन को, है ना, जब हम किसी अनसिमेट्रिकल कीटोन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा छोटे या कम कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है और उसी का प्रोडक्ट मेजर होगा। तो क्या रूल आया, व्हेन unsymmetrical ketone is break down by the strong oxidizing agent, the ketone group is always goes to small alkyl group to give major product। क्लियर हो गया कि जो हमारा कीटोन ग्रुप है उसको किसके साथ रखना है, जो छोटा एल्काइल ग्रुप होता है। तो बच्चों इसमें छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, ये इधर कौन सा है, इथाइल, और इधर कौन सा है, मिथाइल। अब इसको क्लियरली कर देता हूं आपको ना, ठीक है। तो देखो कीटोन ग्रुप किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। इसका मतलब ये कहां से ब्रेक डाउन होगा, यहां से ब्रेक डाउन होगा। तो जब ये यहां से ब्रेक डाउन होगा तो आपको क्या होगा, ये वाला मेजर मिलेगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, वो भी 2-2 कार्बन के। तो ये वाला मेजर होगा और ये दोनों क्या होंगे बच्चों, माइनर। क्लियर हो गया। तो इसी तरह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़ के मेजर और माइनर का पता करना है। बस शर्त है आपको क्या ध्यान रखना है, पॉपएफ रूल। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो क्लियर हो गया भाई पॉपएफ रूल। तो यहां पर मैंने लिखा है ना पॉपएफ रूल, पॉपएफ रूल। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 और मैंने यहां पर लिखा है C डबल बॉन्ड O। अभी भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है। 1 2 3 4, एक साइड जो है 4 कार्बन है, एक साइड जो है 1 कार्बन है। ठीक है, तो पॉपएफ रूल के अकॉर्डिंग जो एक कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके साथ जाएगा, इस मिथाइल ग्रुप के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटा एल्काइल ग्रुप है। तो बच्चों ये कहां से टूटने वाला है, यहां से। तो जब ये यहां से टूटेगा तो आपको जो है 1 2 3 4, एक 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा
तो लिख देते हैं भाई 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, और एक आपको 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। इधर से नहीं तोड़ना, ऐसे है ना, यहां से तोड़ना, क्योंकि ये ग्रुप इसके साथ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो, कहीं से भी आप कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ये वाला, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों, कंपेयर करो ना, 1 2 3, इधर 3 कार्बन है, 1 2, यहां 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली जो है ये ग्रुप इसके साथ जाएगा, तो ये यहां से ब्रेक डाउन होगा। तो कुल मिला के आपको 3 और 3, 3 कार्बन के 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो CH3 CH2 COOH के 2 मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं, यानी प्रोपेनोइक एसिड विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो क्लियर हो गया। तो पॉपअप रूल हमने पढ़ा कि किस तरह से हम अनसिमेट्रिकल कीटोन का ब्रेकडाउन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का पता करेंगे, और सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं से भी आप करो। टॉलेंस रिएजेंट हमने पढ़ा कि किस तरह से सिल्वर मिरर बनता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एलिफेटिक एल्डिहाइड वो सिल्वर टेस्ट देते हैं। बात करते हैं फेलिंग और बेनेडिक्ट की, तो दोनों किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। और जब वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा कलर बनता है? रेड और ब्राउन कलर होता है। और ये ध्यान रखें, जो एल्डिहाइड होते हैं, सॉरी, जो हमारे फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, वो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट करेंगे, यानी उसके साथ कलर प्रोडक्ट बनाएंगे, कलर चेंज करेंगे, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कोई भी कलर नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया भाई आज के लिए? ठीक है, तो आज के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।